एक घने जंगल में बहुत बड़ा और डरावना बाज था। उस जंगल के सभी पशु पक्षी उस बाज से डरा करते थे। वो बाज बेहद डरावना, लंबी चोंच वाला, नुकीले पंजे वाला बाज था। ऐसे ही एक दिन वो अपने लंबे लंबे पंख फैलाकर जमीन पर उतरता है और कहता है, बहुत भूख लगी है, आज किसको खाऊं? कोई तो होना चाहिए जो मेरी भूख मिटा सके। तभी उस बाज की नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है और उसे उठाकर अपनी गुफा में वो ले जाता है और खाने लगता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? ये खाकर मुझे सुकून मिलेगा जो तुम्हें आज तक कभी मिला नहीं होगा। ऐसा कहते ही बाज उसे नोच नोच कर खा जाता है और मार डालता है और साथ ही कहता है, इससे तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा। मुझे और भूख लगी है, जिसके लिए मुझे जंगल की ओर बढ़ना होगा। बाज इतना बोलकर जंगल की और अंदर जाता है, जहाँ बहुत सारे पशु या पक्षी होते हैं। उसे देखकर हर पक्षी अपने घोंसले में छुप जाता है तो कोई अपने बिल में। तभी उसकी नजर एक भालू पर जाती है। बाज फिर जमीन पर आता है तो देखता है कोई भी जानवर उसके आसपास नहीं होता। तभी वो भालू के पास जाकर उसे खाने लगता ही है कि इतने में दो शहरी लोग हाथ में बंदूक लिए उसे मार डालते हैं, जिसके बाद वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है, आह, किसने मुझे मारा है? कौन जिसने मुझ पर छुपकर गोली चलाई? बाज को देखकर सभी छोटे से छोटे पशु पक्षी अपने बिल से बाहर आ जाते हैं और हैरानी में रह जाते हैं। वहीं वो शहरी लोग हंसी के ठहाके मारते हुए कहते हैं, अरे नकुल, वाह भाई वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने इतने बड़े विशाल बाज को मार डाला, वो भी सिर्फ एक गोली से। अरे नहीं, एक गोली से नहीं, दो गोली से मरा है वो। आहा, आज तो शिकार करके मजा ही आ गया। ओ, इस शहरी आदमियों ने आकर बाज भैया को मार डाला, अब क्या होगा? हाँ, अब बाहर के दूसरे जानवरों से हमारी कौन रक्षा करेगा? भले ही बाज भैया ऐसे थे, पर अच्छे थे। एक तरफ जंगल के सभी पशु पक्षी डरने लग गए, वहीं दूसरी तरफ वो शहरी आदमी आसमान में बंदूक चलाते हैं, जिसकी तेज आवाज सुनकर सभी पशु पक्षी डर कर दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। बाज तड़प तड़प कर मर जाता है। रात के समय उस बाज की आत्मा उसके शरीर में से निकलती है, जिसके बाद वो बेहद खतरनाक और डरावना दिख रहा था और गुस्से में वो कहता है, जिन लोगों ने मुझे बेमौत मारा है उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्हें भी मेरी तरह मरना होगा। आ रहा है ये भूतिया विशाल बाज, आ रहा है जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। ऐसा कहते ही वो बाज शहर की ओर बढ़ जाता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है, क्योंकि मरते वक्त बाज की आंखों में उन शहरी लोगों की छवि रह गई थी। उन लोगों को ढूंढते हुए बाज को एक महीना बीत जाता है, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिलते। तभी उड़ते हुए वो नदी किनारे जाता है और कहता है, अब मैं और सब्र नहीं रख सकता, उन दोनों को मार डालूंगा, बस एक बार मिल जाए, किसी को नहीं बख्शूंगा। बाज इतना कहता ही है कि उसे उन दोनों कातिल में से एक शहरी लड़का दिख जाता है और वो कहता है, ये तो वही दोनों हैं जिन्होंने मुझे मारा था। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से इनका पीछा करना होगा। वो विशाल बाज तेज रफ्तार से शहरी लड़के नकुल की ओर बढ़ता है। उसके करीब पहुंचते ही वो उसे अपने पंजों से हवा में उड़ा लेता है और एक सुनसान जगह लाकर उसे ऊंचाइयों से फेंक देता है और उसके पास जाकर कहता है, आज तो जिंदा नहीं बचेगा, बहुत दिनों से तेरी तलाश में था, लेकिन अब तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। नकुल उस भूतिया विशाल बाज को बोलता हुआ देखकर कहता है, तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक बाज हो ना, और पक्षी तो बोल ही नहीं सकते। ठीक कहा तुमने, लेकिन मैं अलग प्रजाति का पक्षी हूँ। मैं भूतिया विशाल बाज हूँ जिसे तूने बेरहमी के साथ बंदूक की गोली से मार डाला, और साथ में तेरा वो दोस्त भी। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तेरे ऐसे कहने से क्या होगा? मेरी तो जान चली गई ना।
और अब मैं पहले से भी ज्यादा खूंखार और ताकतवर हो गया हूँ, जिसके बाद तेरा बचना नामुमकिन है। बाज इतना कहते ही उसे अपने पंजों से बहुत निशान मारता है, फिर उसे अपने बड़े बड़े पंखों से इधर उधर फेंक देता है। ज्यादा जख्मी होने के बाद वो कहता है, बता, तेरा वो दोस्त कहाँ है? जल्दी बता मुझे। अगर तूने मुझे बता दिया तो उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है, वो बताता हूँ। वो मेरा दोस्त भीमनगर में रहता है। उसकी ये बात सुनकर बाज गुस्से से एक चोंच मारते हुए उससे कहता है, ये पता मत बता मुझे, वो बता कि वो जगह यहाँ से कितनी दूर है और उसके आसपास क्या बना है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो एक बबूल के पेड़ के पास सफेद घर है और उसे मदन नाम से बुलाते हैं। बस मेरी जानकारी के लिए इतना काफी है, अब तुझे जाना होगा। ऐसा कहकर बाज उसे अपनी नुकीली चोट से मार देता है, जिसके बाद बाज अपने दूसरे हत्यारे को ढूंढने निकलता है। इस तरह वो मदन के पास भी पहुंचकर उसके घर से बाहर आने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद मदन घर से बाहर गुनगुनाते हुए निकलता है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। थोड़ी दूर जाकर बाज उसे भी अपनी जोश में दबोचकर उसी जगह ले जाता है जहां उसकी मौत हुई थी। भूतिया विशाल बाज को आता देख जंगल की सारी पशु पक्षी खुश हो जाते हैं। तभी भूतिया बाज उसे फेंक कर कहता है, आखिर तू भी मेरे हत्थे चढ़ी गया, अब तेरा बचना नामुमकिन है। तेरी मौत तेरे दोस्त से भी ज्यादा भयानक होगी। खुद अपनी मौत का तमाशा देख। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। अपने काले कारनामे आखिर किस इंसान को याद रहते हैं? तुम इंसानों से इसीलिए तो नफरत होती है। याद कर वो दिन जब तूने जंगल में आकर अपने दोस्त के साथ गोलियों से मुझे मार डाला था। तुम वही विशाल बाज हो जिसे मैंने मारा था? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। तेरा मरने का समय आ गया है, तुझे मरना ही होगा। बाज अपनी आवाज में जंगल के सभी पशु पक्षियों को बुलाता है और उन्हें उस आदमी को मारने के लिए निमंत्रण देता है। चलो चलो मारो इसे, इसने हमारे विशाल बाज को मारा है। आओ सब मिलकर मार डालो, इतना कि कभी किसी बेजुबान जान पर पीठ पीछे ये लोग वार न करें। इस तरह भूतिया बाज उसे अपनी चोंच और पंजों से जख्मी बना देता है। साथ ही जंगल के सभी पशु पक्षी उसे मारकर खाने लगते हैं। कोई पंजे मारता तो कभी हाथी उसके ऊपर चढ़ के शरीर से सारा खून निकाल देता। इस तरह भूतिया बाज अपना बदला ले लेता है, लेकिन ज्यादा ताकतवर और खूंखार होने के बाद वो उसी शहर में अपना आतंक मचाकर लोगों को मारने लगता है। ऐसा करते हुए वो कईयों की जान ले लेता है। तभी एक बहुत बड़ा पंडित शहर को विशाल भूतिया बाज से बचाने के लिए एक यज्ञ कर उसे मैदान में बुलाता है और धोखे से 2 पंडित उस बाज को बड़ी बड़ी रस्सियों के सहारे से बांधकर खींचते हैं, जिससे वो उड़ ना पाए। तुम जानते हो ना मैं कितना शक्तिशाली विशाल भूतिया बाज हूँ। होगा तू शक्तिशाली भूतिया बाज, लेकिन मेरे लिए तू सिर्फ एक साधारण पक्षी है और तुझे अब अपनी दुनिया में लौटना होगा। ऐसा कहकर पंडित उसे मंत्रों के उच्चारण से मुक्त कर देता है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक अजीब सी भिन्न भिन्न की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है, जिसकी वजह से गांव वालों को नींद नहीं आती। तभी एक बहुत ही भयानक भेड़िया एक मच्छर के ऊपर उड़ते हुए गांव में पहुंच जाता है। कहाँ गए गांव वालों? जल्दी से बाहर निकलो, तुम लोगों को खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। भेड़िए की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग चुपचाप अपने घरों में सो जाते हैं। जिसके बाद भेड़िया अपने पालतू मच्छर से कहता है, हे मेरे भूतिया मच्छर, अपना कमाल दिखा और मेरे खाने का इंतजाम कर। भेड़िए के इतना कहते ही भूतिया मच्छर बहुत ही तेज आवाज में भिनभिनाने लगता है, जिसकी आवाज से गांव के लोगों की नींद हराम हो जाती है और उनके कान दर्द करने लगते हैं।
लेकिन कुछ समय बाद ही गांव के कुछ लोग भेड़िए के पालतू मच्छर की भिन्न भिन्न की आवाज से आकर्षित हो जाते हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर भेड़िए के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर भेड़िया बहुत खुश होता है और दहाड़ने लगता है। शाबाश मेरे मच्छर, आज तूने तो कमाल ही कर दिया। तेरी ही वजह से मैं पेट भर के खाना खा पाऊंगा। इंसानों को देखते ही भेड़िया उनके ऊपर झपट्टा मार देता है और उनको चीर फाड़ कर खाने लगता है और कुछ बचा हुआ अपने भूतिया पालतू मच्छर के सामने फेंक देता है, जिसके बाद मच्छर भी इंसानों को खा जाता है और कुछ ही देर में भेड़िया अपने पालतू मच्छर के साथ वहां से गायब हो जाता है और जंगल के बीचों बीच एक हवेली में जाकर आराम से सो जाता है। अगले दिन सुबह गांव में चारों तरफ लोगों की हड्डियां पड़ी होती हैं और जो लोग जिंदा होते हैं वो उन सब को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? देखो तो जरा, पूरे गांव में लाशों का ढेर लगा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हमारी जिंदगी में तो भौकाल आ गया है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो रात के समय वो जंगली भेड़िया आएगा और हम सबको खाकर चला जाएगा। अरे मनोज भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम भी अपनी कोई राय दो ना। भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये जंगली भेड़िया आया कहाँ से और ये हमारे गांव के लोगों को क्यों मार रहा है? आखिर इससे हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? रात को मैंने उस भेड़िए को उसके पालतू मच्छर के साथ उड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। हो ना हो, जंगल से ही उसकी शुरुआत हुई है और जंगल में ही हमें इसका अंत भी मिल सकता है। अगर हम सब मिलकर इसका पता लगाएं तो हम इसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, हमें इसका पता लगाना चाहिए। चलो भाई लोगों, आज ही जंगल जाकर इसके बारे में पता लगाते हैं। उस दिन चारों के चारों जंगल के अंदर उस भेड़िए और उसके पालतू मच्छर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें वह नहीं मिलते, जिसके बाद वह चारों वापस अपने गांव आ जाते हैं और इस बार गांव के सभी लोग बहुत ही सावधानी बरतते हैं और समय पर ही अपने घरों के अंदर जाकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल के बीचों बीच भेड़िए का महल दिखने लगता है, जिसके बाद उस महल के अंदर से भेड़िया अपने पालतू मच्छर की सवारी करते हुए गांव में पहुंच जाता है और अपना शिकार ढूंढने लगता है। कहाँ मर गए सबके सब? कोई भी नहीं दिख रहा बाहर। अब तो हद ही हो गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे सामने इंसानों को खड़ा करो। तभी भूतिया मच्छर भिनभिनाने लगता है, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोग उसकी आवाज की तरफ आकर्षित होते हुए बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखकर भेड़िया बहुत प्रसन्न होता है। कैसे निकल आ रहे हैं, जैसे चूहे अपने बिल से निकल कर आ रहे हो। अब इन्हें मैं एक एक करके खा जाऊंगा, जिसके बाद मेरा पेट भर जाएगा। भेड़िया उन्हें खाने के लिए उनके करीब जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ मोहन, अमित, संदीप और विकास अघोरी बाबा को वहाँ लेकर आते हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा अपनी भभूति से भेड़िए के चारों तरफ एक गोल घेरा बना देता है, जिसके बाद घेरे के अंदर अपने आप ही आग जलने लगती है, जिसे देखकर भेड़िया जोर जोर से दहाड़ने लगता है। अबे अघोरी, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है तूने क्या किया है? अब देखना मैं तेरे साथ क्या करूँगा। जानता नहीं है, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुच्छ प्राणी। मैं तुझे नर्क के अंदर सड़ा दूंगा, जिसके बाद खतरनाक कीड़े तेरे पूरे शरीर को खा जाएंगे और तुझे बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। मुझे ललकार कर बहुत बुरा किया है अघोरी। अब देख मेरा कमाल। तभी भेड़िया अपने पालतू मच्छर से कहता है, मेरे पालतू मच्छर, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। सबके सबको मार दो। भेड़िए के ये कहते ही भूतिया मच्छर दोबारा से भिनभिनाने लगता है और उड़ उड़ कर गाँव के लोगों को अपना डंक मारने लगता है,
ये सब देखकर अघोरी बाबा गुस्से में आ जाता है और जिसके बाद वह अपने मंत्र का जाप करने लगता है। ओम नमो 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 शिरोमणि मच्छर भस्म हो स्वाहा। ओम नमो नमो शिरोमणि मच्छर भस्म हो स्वाहा। जैसे ही अघोरी बाबा मंत्र का जाप करते हैं, भूतिया मच्छर अपने आप ही जलने लगता है, जिसके बाद वह जलते जलते भस्म हो जाता है। ये सब देखकर भेड़िया गुस्से से अघोरी बाबा के ऊपर दहाड़ने लगता है और उनसे कहता है, अरे अघोरी के बच्चे, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे पालतू मच्छर को ही मार दिया। हाँ, मैंने मार दिया। अब मुझे तू बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है? कहाँ से आया है तू आखिर? ये कुछ समय पहले की बात है, जब मैं जंगल में घूमा करता था। लेकिन उस काली रात में जंगल में घूमते घूमते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां मैंने एक बहुत ही बड़ा महल देखा। मैं उसके अंदर घुसा तो बहुत ही ठंडा माहौल था, चारों तरफ मशाल जल रही थी। चलते चलते मैं महल के काफी अंदर पहुंच गया था, जहां एक तांत्रिक बुरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहा था। मैं वहीं खड़ा हुआ चुपचाप उसे देख रहा था। उसने अपनी अग्नि में एक भूतिया मच्छर को बाहर निकाला, जिसके बाद वो उसे देखकर बहुत डर गया था। मैं वहां से भाग ही रहा था, इतने में मेरा हाथ एक कलश के ऊपर लगा और वो गिर गया, जिसकी आवाज सुनते ही तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मेरे ऊपर भी कर दिया। उसने मुझे इंसान से भेड़िया बना दिया। जब से मैं भेड़िया बना हूँ, मुझे लोगों को खाकर ही शांति मिलती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत था, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती थी। कभी भी रात के समय अनजान जगहों पर घूमना नहीं चाहिए, वरना उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अब तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से कहीं चला गया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है इन गांव वालों को खाने के अलावा। अगर तुम मुझे मुक्त कर सकते हो तो मुझे मुक्ति दिला दो। भेड़िए की बात सुनकर अघोरी बाबा गांव वालों से मुक्ति की सामग्री को मंगवाते हैं, जिसके बाद वो भेड़िए को मुक्ति दिलाने के लिए एक यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ की अग्नि में अघोरी बाबा भेड़िए को पूजन के लिए कहते हैं, जिसके बाद जैसे ही भेड़िया अग्नि के अंदर छलांग लगाता है, वह अग्नि के साथ ही कहीं गायब हो जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच बना महल अपने आप ही जलने लगता है और जलकर राख हो जाता है। अब गांव में ना तो किसी भेड़िए का साया होता है और ना ही किसी भूतिया मच्छर का। गांव के सभी लोग फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में सुनील अपने घर के लिए निकल रहा था। इस बार की दिवाली वह अपने घर में मनाना चाहता था। वह ट्रेन में बैठकर अपने घर वालों के साथ समय बिताने की सोच रहा था और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वह खुद को एक स्टेशन पर पाता है। स्टेशन पर ना तो स्टेशन का नाम था और ना ही वहां पर कोई इंसान दिख रहा था। ये सब देखकर सुनील थोड़ा हैरान होता है और खुद से बोलता है, अरे ये कैसा स्टेशन है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सुनील अपने मन में ये बातें सोचते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, जहां वह देखता है कि तेज बारिश हो रही है और उसे किसी जानवर की आवाज आ रही है। वह गौर से उस आवाज को सुनने लगा और धीरे धीरे उस जानवर की आवाज साफ होती गई। वह किसी भेड़िए की आवाज थी। सुनील बहुत ही डर जाता है और हिम्मत करके आगे की तरफ निकलने लगता है कि तभी उसे एक बार फिर किसी की आवाज आती है, लेकिन इस बार उसके कानों तक किसी जानवर या किसी की आवाज नहीं, बल्कि ऐसी आवाज थी जैसे कि कोई किसी का कच्चा मांस चबा चबा कर खा रहा हो। सुनील पसीने से भीग गया था और वो आगे चलता कि तभी उसके सामने एक औरत जो कि उल्टी हो रखी थी अचानक ही सुनील के सामने आ जाती है। उस औरत के चेहरे पर भयानक नाखून के निशान, आंखें काली और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ये देखकर सुनील के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। सुनील ये देखकर भागने ही वाला था कि तभी वह पिशाचनी अचानक ही सीधे होकर उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है, तू कहाँ भाग रहा है सुनील? तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम गांव जा रहे हो ना?
आओ मैं तुम्हें गांव की जन्नत दिखाऊंगी। इतना कहकर वो पिशाचनी एक झटके से सुनील की गर्दन पर चढ़ जाती है और उसकी गर्दन से खून चूसने लगती है और थोड़ी देर बाद वह रक्त पिशाचनी उसका खून पीने के बाद उसके शरीर को बड़े ही चाव से चबाने लगती है। ऐसे ही अब सुबह होने वाली थी और वह रक्त पिशाचनी सुबह की पहली किरण पड़ने से पहले ही वहां से गायब हो जाती है और कुछ समय बाद जैसे ही सुबह होती है कि तभी वहां से गुजरने वाले लोग उस इंसान की भयानक मौत देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, इस रास्ते एक इंसान की और मौत हो गई। पता नहीं वो रक्त पिशाचनी और कितने लोगों को मारेगी। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पता नहीं आखिर इस रास्ते और कितने लोगों की मौत होगी। इस रास्ते पर और कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे। वो लोग इतनी बातें करके वहां से चले जाते हैं और कुछ समय बाद एक बार फिर रात हो जाती है और जैसे ही रात होती है वैसे ही वह रक्त पिशाचनी हंसते हुए वहां आ जाती है और बोलती है, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं सभी का खून पी लूंगी और अपनी शक्तियां बढ़ाऊंगी। इतना कहकर वो एक झटके से गायब हो जाती है और कुछ समय बाद वहां पर एक रोहित नाम का लड़का आता है। वो अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे सामने अचानक ही एक रक्त पिशाचनी आ जाती है। उस रक्त पिशाचनी को देखकर रोहित बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है कि तभी वह रक्त पिशाचनी एक बार फिर हवा में उड़ते हुए रोहित के गर्दन की तरफ झपटती है कि तभी रोहित के सामने एक आदमी जिसके हाथ में जलती हुई मशाल थी वह आ जाता है। उस मशाल को देखकर रक्त पिशाचनी डर के भाग गई। वह पिशाचनी खून की प्यासी थी। जाते वक्त वह पिशाचनी रोहित से बोलती है, आज तो तू बच गया, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगी और तब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह पिशाचनी वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रोहित बहुत ही डरा हुआ होता है। तभी वह रोहित उस आदमी से पूछता है, ये कौन थे और तुम कौन हो? मैं निहाल हूँ। और तुम इतनी रात को इस भयानक रास्ते पर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर रात के समय रक्त पिशाचनी आती है? मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन फिर भी निडर होकर इस रास्ते से अपने घर की तलाश में गुजर रहा था कि तभी मुझे ये भयानक सी दिखने वाली औरत दिख गई। तुम मेरे घर चलो, ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। निहाल और रोहित दोनों ही घर की तरफ निकल गए और थोड़ी देर बाद रोहित निहाल के घर पहुंच जाता है, जहां निहाल उसको उस रक्त पिशाचनी के बारे में बताता है। हम सभी गांव वाले अपने गांव में बहुत ही आसान तरीके से जीवन बिता रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद हमारे गांव में रक्त पिशाचनी आई। पहले तो ये सिर्फ कुछ लोगों को दिखा करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। पहले हम लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यहाँ पर किसी रक्त पिशाचिनी का साया है, लेकिन जब हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा तब हमें इस रक्त पिशाचिनी पर विश्वास हुआ। धीरे धीरे आए दिन हमारे इस गांव के इस रोड पर किसी न किसी की लाश दिखती। तब से हम लोगों ने उस रास्ते से रात के समय आना जाना ही बंद कर दिया। हम लोगों ने इस रक्त पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए हमने अपने इस गांव को कई तांत्रिक बाबाओं को दिखाया, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। और जितने भी तांत्रिक या बाबा उस रक्त पिशाचिनी से लड़ने के लिए आए, वो सभी उसके सामने हार गए और उस रक्त पिशाचिनी ने उन सबको मार दिया। निहाल की ये बात सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह डरते हुए निहाल से बोलता है, जब इस रक्त पिशाचिनी को कोई तांत्रिक या पंडित नहीं भगा सका तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी मौत निश्चय ही हमारे सामने है। निहाल और रोहित आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की लाइट चली जाती है और ये देखकर निहाल और रोहित दोनों ही डर जाते हैं कि तभी उन्हें दो लाल आंखें चमकती हुई नजर आती हैं और थोड़ी देर बाद अचानक ही वह पिशाचिनी उनके सामने आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, रोहित, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं वापस आऊंगी। देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। और निहाल, तू भी इसके साथ साथ मरेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे मेरा शिकार दूर किया। अब तू भी नहीं बचेगा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तू ये कैसे बोल रहा है कि मैं एक पिशाचिनी हूँ? इस पिशाचिनी से आज तक कोई नहीं जीत पाया है।
इसको जिसने भी खत्म करने का सोचा है वह खुद खत्म हो चुका है। मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं इस दुनिया को अपने काबू में कर सकती हूँ। तुम हम लोगों को छोड़ दो, क्यों हमारी जान के पीछे पड़ी हो? तुम एक रक्त पिशाचिनी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। मैं एक रक्त पिशाचिनी हूँ। मैंने आज तक किसी पर रहम नहीं दिखाया, तो तुम किस खेत की मूली हो? इतना कहकर पिशाचिनी रोहित के गर्दन पर काट लेती है और उसका खून पीने लगती है। ये सब देखकर निहाल भागने लगता है और उसको भागता हुआ देख पिशाचिनी दौड़ती हुई निहाल को भी मार देती है और बड़े आराम से उन दोनों का मांस चबा चबा कर खाती है और वहां से गायब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस सुनसान रोड पर उस रक्त पिशाचिनी का साया घूम रहा है।